तो जी हमारा जो लेक्चर था वो था टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमने जो चैप्टर पढ़ा वो मैनेजरियल फाइनेंस लॉरेंस जे गिटमैन से पढ़ा था। तो हमने देखा कि फाइनेंस की हर वक्त में अपनी अपनी वैल्यूज होती हैं, ठीक है ना। इससे पहले हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी देखा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमें जो है ना, हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखी, फ्यूचर वैल्यू निकालना सीखी सिंगल अमाउंट की, और प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखी एन्युटी की, और प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखी हमने, फ्यूचर वैल्यू निकालना सीखी एन्युटी की। अच्छा, मुझे क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, और इसके अलावा जो है ना, इसके आगे आती हैं मिक्स्ड स्ट्रीम, ठीक है। कैश फ्लोज जो है ना वो मिक्स होके आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो एन्युटी ड्यू तक तो हमने पढ़ लिया था ना, एन्युटी ड्यू क्या होती है और एन्युटी ऑर्डिनरी क्या होती है। जी सर। जी हाँ, सर। तो यस हमें सर। पता चला कि एन्युटी ड्यू जो है वो ये है कि जिसमें पेमेंट एट द स्टार्ट ऑफ ईयर होती है, और एन्युटी ऑर्डिनरी जो होती है उसमें एट द एंड ऑफ ईयर जो है ना पेमेंट्स होती हैं। तो इसको हमने देख लिया है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर को। मैं आपको ये बात बता दूं, मैंने आपसे ये भी कहा था कि इसको आपने डीपली पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़े बगैर जो है ना आपका कोई काम नहीं हो सकता। ये मैंने इतना ज्यादा एंड वाला पार्ट जो है ना मैं फिलहाल स्किप करवा रहा हूँ, मिक्स स्ट्रीम वाला, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। और हमने जो हमारी एक स्पेसिफिक आउटलाइन है ना उसको कवर करने के लिए मैं एक और बात पे भी पहुंचा हूँ। हमारे पास जो बिजनेस फाइनेंस का मैंने जो एक आउटलाइन ली ना, उसमें एक आधा टॉपिक था कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, वो जो है ना मिसिंग है। बट मैं उसको जो है ना हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ये देखें जी, हमने एन्युटीज पढ़ी थी ना, एन्युटीज को देखा था, इसके बाद एक आता है मिक्स स्ट्रीम का वर्ड, ठीक है। मिक्स स्ट्रीम में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा वो बताता चलूं सिंपल। मिक्स स्ट्रीम में बच्चे ये होती है बात कि हमें जो है ना जो रिटर्न होता है वो कभी कितना होता है कभी कितना होता है। यहाँ पे देखें, ये तीसरे साल पे ईयर एंड कैश फ्लो एक साल में जो है ईयर वन में 400 है, 800 है, 500 है, 400 है। जबकि एन्युटी में क्या होता था, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, कि वो स्पेसिफिक सेम अमाउंट हमें मिलती है एन्युटी में, वो एन्युटी ड्यू हो या ऑर्डिनरी एन्युटी हो। तो इसको फिलहाल हम, आपको आइडिया पता चल गया है, लेकिन इसको हम डीपली स्टडी नहीं कर रहे। और हम अपने जो है ना एक मजीद टॉपिक है इसी बुक में से, वो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं बड़ा हैरान हूँ कि मैंने आउटलाइन एक ली थी, उसमें वो टॉपिक तो नहीं दिया गया था, लेकिन हम उसको लाजमी पढ़ेंगे। इसका चैप्टर नंबर 9 होगा मुझे लगता है। नहीं, चैप्टर नंबर 9 भी नहीं है, ये 8 है, 8। क्या रिस्क एंड रिटर्न। जी आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस सर, आ रही जी है। सर, आवाज आ रही है। यस सर। हम जो है ना इसको अभी, मैं पता नहीं ये क्यों इसने नहीं दिया हुआ, मैं वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आइडिया है आपको, या कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का आइडिया किसी को हो? बताएं जी। नहीं सर, मुझे आइडिया नहीं है इसका। एक मिनट, ये तो चैप्टर ही इसमें से मिसिंग लग रहा है मुझे इस बुक में से। नहीं नहीं, मिल गया मिल गया जी। चैप्टर नंबर 10 पे हम चलते हैं, ठीक है जी बच्चे। अब जी हमने देखा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का तो हमें पता चल गया। अब जी कैपिटल बजट, पहले आपको इसके टॉपिक के हवाले से भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता चलूं। देखिए, पहला पहला नाम लिखा हुआ है कैपिटल बजट। बजट का क्या मतलब होता है? एस्टिमेशन करना, अंदाजा लगाना।
कैपिटल क्या होता है? कैपिटल एक सरमाए को कहते हैं जो कि हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो हमें बताया जाएगा ना कि कैपिटल बजटिंग होती क्या है, मतलब जो हम सरमाया बिजनेस में लगाते हैं उसका अंदाजा लगाना। किस चीज का अंदाजा? कैपिटल जो सरमाया होता है बच्चे, वो किस चीज पे लगता है स्पेसिफिकली। आप ये देखें, कोई एक प्रोजेक्ट हम बनाते हैं या कोई एक हम मशीन ले लेते हैं। मशीन भी तो एक, मशीन लेना, मशीन इक्विप करना, वो भी तो एक प्रोजेक्ट है ना। तो वो भी एक, हमने जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो कि हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है, उसको क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, आवाज आ रही है आपको? जो हमने ह्यूज सर इन्वेस्टमेंट की, जी सर। लॉन्ग टर्म की जो हमने इन्वेस्टमेंट की, इसको बड़ा गौर से सुने, तो वो कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके। मिसाल के तौर पे हमने एक प्लांट लगाना है जी। प्लांट कितना बड़ा प्लांट होता है देखें, फिक्स्ड है ना एक्सपेंस, वो हमारा लॉन्ग टर्म हमें बेनिफिट देगा। अब एक कंपनी आती है जर्मनी से, एक कंपनी आती है चाइना से, वो आके ना अपनी स्पेसिफिकेशन बताती है कि हम ये प्लांट चलाएंगे, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी है, ये आपको इतना रिटर्न देगा, इतना जल्दी रिटर्न देगा, इतना ज्यादा आप नफा कमा सकते हैं इस प्लांट में से। अब ये चाइना वालों ने बात की। अब जर्मन वाले जो लोग थे उन्होंने आके अपनी स्पेसिफिकेशन बताई। जी चाइना वाला तो आपको रिटर्न जल्दी नहीं देगा, आपको देर से इसकी प्रोडक्ट बिकती है जो हम प्रोड्यूस करेंगे, तो हमारा प्लांट ज्यादा बेनिफिशियल है। अब ना जब हम दो प्लांट्स को परचेज करने के लिए विलिंग है, ठीक है, दो प्लांट्स हमारे सामने हैं और हमने लेना है डिसीजन। तो डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन को जो कहेंगे ना, हम कहेंगे कि कैपिटल बजटिंग। हम सरमाए की यानी बजट बना रहे हैं, उस पर टेक्निक ऐसी लगानी है आपने कि आपको पता चल जाए कि कौन सा डिसीजन बेहतर है, किस मशीन की तरफ जाना चाहिए। जी बच्चे, कुछ समझ में आया है? दर्शक बताओ। यस सर। जी सर, थोड़ा बहुत समझ आ गया है। दर्शक मुझे बताओ जो मैंने बात की है। सर आपने कहा कि दो कंपनी है, एक मतलब कि चाइना से आती है और दूसरी जर्मनी से, तो वो अपना बताएंगे कि भाई हम किस तरीके से इसमें काम करेंगे और आपको ये कैसे मतलब कि काम करके देंगे, सारा तरीका कार अपना बताएंगे। हमें पता चलेगा, हाँ, हमें कौन सी मशीनरी, मिसाल के तौर पे मशीन ही लगानी है हमने, चाइना की भी जर्मनी की, तो हम ये जी देखेंगे सर, कि और कौन ये भी सी मशीन बताएंगे हमें किस ज्यादा चीज की। बेनिफिट देती है। जी सर, कॉस्ट किसकी कम पड़ेगी और बेनिफिट ज्यादा कौन सा देगी। मतलब कम कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्शन जिसकी होगी। हाँ, ये तो जस्ट कॉस्ट की हद तक है ना। इसके अलावा जी ये सर। भी तो हो सकता है कि ये कंपनी जो है हमें कितने दिनों में हमें वापसी पैसे मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पे हमने 10 जी लाख लगा दिए, जी अब 10 लाख के हमने ना 15 लाख कमाने हैं फॉर एग्जाम्पल। तो पता चला जो प्रोजेक्ट ए था, मशीनरी ए थी, उसमें 10 लाख हमें जो है ना 6 माह में वापस मिल जाएंगे। दूसरा एक प्रोजेक्ट है, उसमें हमने जो पैसे लगाए हैं वहां से जो रिटर्न है, ठीक है ना, उस मशीन की प्रोडक्शन से हमें जो रिटर्न है, वो हमें 10 माह में मशीनरी वापस कर रही है 10 लाख। बेशक प्रॉफिट हम ज्यादा जी सर। कमाएंगे, तो पहले जो हमने कॉस्ट इक्विप की थी, इंप्लीमेंट की थी, वो कॉस्ट हमें कितनी जल्दी मिल गई। प्रोजेक्ट ए से कितने में मिली? 6 माह में मिली। प्रोजेक्ट बी में 10 माह के बाद मिली। तो हम कौन सा कहेंगे कि प्रेफरेबल है? प्रोजेक्ट ए सर। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ए। एक दैट्स प्रोजेक्ट ग्रेट। सर, क्योंकि हमें 6 माह में मिल रहा है ना उससे प्रॉफिट, और उसमें हमें 10 माह में मिल रहा है। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बड़े माशाल्लाह लाइक फाइक हैं, अच्छी बात है। अब जो है ना सलमान, सलमान बेटा, आप जो है ना ये तीन चीजें पढ़ो मेरे सामने बैठ के, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, और इन बच्चों को बताएं। माशाल्लाह आप मेरे बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं। सलमान, यस सर। पढ़ते हो ना? ये यस जो लेफ्ट साइड पे पढ़ाई दे रहा है कि बड़ा करूं इसको? नहीं सर, मैंने खुद बड़ा कर दिया सर। अच्छा ठीक सर, है, वो हाँ। जूम हो जाता है। हाँ जूम हो जाता है तो पढ़ो इसको बच्चे। हाँ क्या कहते हैं? यस। कैपिटल बजटिंग
में है सर, द प्रोसेस ऑफ evaluating and selecting long-term investment that are consistent with the firm's goals of maximizing owner's wealth, sir. बताओ अब ये क्या कहता है, लफ्ज बलफ्ज समझाओ बच्चों को, ये क्या कहना चाहते हैं। है कि कैपिटल बजटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो यानी कि एलेबोरेट करता है हमारे जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें जिस जो ऑनर है सर उसकी जो वेल्थ में ना इजाफा हो सर। हाँ तो वो आगे क्या है, इवेल्युएटिंग एंड सिलेक्टिंग, ठीक है ना, एक से ज्यादा हो जाएंगे ना तो सिलेक्टिंग की बात है। मैंने अभी आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन इसको दोबारा से पढ़ें, वो क्या कहता है। यस सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर an outlay of funds by the firm that is expected to produce benefits over a period of time greater than 1 year. आसान अल्फाज में समझें क्या कहता है वो। Yes. आउटले का मतलब होता है खर्च होने वाले पैसे, जो आउटले हैं। इनले क्या है, जो इनफ्लोज हो। ये तो पहले पहले हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है ना, एक्सपेंस जो Yes, पैसे sir. खर्च करने को कहते हैं, आउटले मतलब चले गए फंड्स। सर ये यानी कि ये इसमें सर बता रहा है कि हम वहां पे पैसे खर्च करेंगे यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम में, यानी कि जैसे कि 1 साल हो गया उसका फिर चेक करेंगे सर हमें कितना बेनिफिट प्रोड्यूस हुआ है सर। जी वो कहता है ऐसा एक्सपेंस फंड्स का चले जाना फर्म में से जो जिससे Yes. हमें उम्मीदें वाबस्ता है कि वो एक से ज्यादा अरसे के लिए हमें बेनिफिट भी देगा और उससे हम कुछ बेनिफिट्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना, एक से ज्यादा साल के लिए। अच्छा बच्चे, अब बात आती है ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर की। एन आउटले ऑफ फंड्स बाय अ फर्म रिजल्टिंग इन बेनिफिट्स रिसीव्ड विद इन 1 ईयर। हमेशा याद रखिएगा, अब मैं इंटरव्यू में अगर बैठा हूँगा ना तो मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए ऑपरेशंस के एक्सपेंडिचर जो हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स हैं, वो हमें शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट्स देते हैं। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कितने के लिए देते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए। ये बात तो क्लियर हो गई सबको, आगे चलें। Yes, जी sir. सर। Yes. मोटिवेशंस बताई हैं कि क्या है। अब जो है ना प्रपोजल पे आ जाते हैं, स्टेप्स इन द प्रोसेस। ठीक है, हमें स्टेप्स का पता होना चाहिए ना कि कौन कौन सी स्टेप्स लेने हैं। आप जो इंशाल्लाह कल आईटी की एक फॉर्म बनाएं, आपको कंप्यूटर्स चाहिए, ठीक है, आप एक प्रपोजल देंगे ना उसको, आपको जी एक सुपर कंप्यूटर चाहिए जी, सुपर तो बहुत पुराना होता है, आला नस्ल का लैपटॉप चाहिए, तो आप उसके लिए प्रपोजल बनाएंगे ना। आप कहेंगे जी ये तो अच्छा खासा एक्सपेंस है, 8-10 लाख के आपने 3-4 कंप्यूटर मंगवाने हैं। तो पहला काम क्या होगा, तो कहते हैं इसका प्रोसेस क्या है, प्रपोजल जनरेशन। प्रपोजल फॉर अ न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स आर मेड एट ऑल लेवल्स विद इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड आर रिव्यूड बाय फाइनेंस पर्सनल। वो कहते हैं तमाम लेवल्स पे बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशंस पे प्रपोजल्स जो बनाई जाती हैं, तमाम लेवल पे बनाई जाती हैं बिजनेस के। कोई भी डिपार्टमेंट बना सकता है लेकिन अपने अकॉर्डिंगली, उसके अलावा तो उसको चेक कौन करता है, फाइनेंस पर्सनल। फाइनेंस डिपार्टमेंट का बंदा देखेगा उस प्रपोजल को, आया कि इसने जो प्रपोजल बनाई है हमारे पास फंड्स भी मौजूद हैं कि नहीं है, ठीक है। प्रपोजल्स दैट रिक्वायर लार्ज आउटलेज आर मोर केयरफुली स्क्रूटनाइज्ड। स्क्रूटनी का क्या मतलब होता है, चेकिंग करना। वो कहते हैं जो प्रपोजल बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट्स होगी ना जिसमें हमने पैसा लगाना है, उस पे बड़ा केयरफुली तज्जिया किया जाता है, बड़े एक्सपर्ट्स को बिठाया जाता है। अब रिव्यू एंड एनालिसिस में क्या है, फाइनेंशियल मैनेजर्स परफॉर्म फॉर्मल रिव्यू एंड एनालिसिस टू असेस द मेरिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। तो रिव्यू एंड एनालिसिस में क्या है, फाइनेंशियल मैनेजर्स जो हैं वो एक रिव्यू करेंगे, एनालिसिस का असेस करेंगे कि आया कि कौन सी ज्यादा अच्छी बनी हुई है, किसके हमें अफादे ज्यादा हैं, ठीक है जी। कैन यू हियर माय वॉइस? Yes, sir. यस सर। Then we Yes, move to sir. जी our Yes, सर। sir. next step. Then the step is the decision making. Now you're basically take the decision. Firms typically delegate capital expenditure decisions making on basis of dollar limits. अच्छा, generally the board of directors must authorize the expenditure beyond a certain amount. Often plant managers are given authority to make decisions necessary to keep the production line moving. वो कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो है ना,
एक तो ये डॉलर लिमिट्स, मतलब एक तो फाइनेंस की अवेलेबिलिटी पे ये डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है, पैसा होगा तो काम चलेगा। दूसरा बच्चे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक ऐसा बोर्ड होता है जो कि टॉप लेवल से सब चीजों को देख रहे होता है, उसके मेंबर्स होते हैं और उसके मेंबर्स उस पर तजिया करेंगे आया कि ये हमें फायदेमंद है कि नहीं। हाँ, अगर कोई प्लांट लगाया जा रहा है तो वो प्लांट मैनेजर को भी साथ में बिठाएंगे, क्योंकि जिसके लिए वो, मिसाल के तौर पे अब प्रोडक्शन प्लांट है, प्रोडक्शन वहां चल रही है, वहां के लिए कोई मशीनरी चाहिए, तो वहां का एक्सपर्ट जो टेक्निकल बंदा होगा ना वो भी साथ जाएगा, साथ बैठा होगा, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता चलूं, तो मेरे बाबा जो है ना सारी जिंदगी ना इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में रह गए हैं, तो जब भी कोई डिसीजन लेना होता था ना तो लाहौर से परचेजिंग होती थी, तो बाकायदा तौर पे यहाँ से एक टीम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले डिसीजन ले लेते थे, जब वो मशीनरी परचेज करते थे ना तो उसकी इंस्पेक्शन के लिए ना मेरे वालिद साहब जाते थे साथ में, कोई मशीन लेनी है इलेक्ट्रिकल के रेलेवेंट, उनकी गवर्नमेंट जॉब थी एक सेक्टर में, तो वो फिर क्या है वो तज्जिया कर लेते थे, इंस्पेक्शन कर लेते थे, जो यानी प्लांट मैनेजर होता है वो तज्जिया करता है कि आया कि ये फुलफिल कर भी रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्या है बच्चे, डिसीजन हो गया, अब 2-3 अगर प्रपोजल थे तो हम स्पेसिफिक चूज करेंगे, डिसीजन मेक कर देंगे। इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, फॉलोइंग अप्रूवल एक्सपेंडिचर्स आर मेड एंड प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेड। अप्रूवल हो गई, एक्सपेंस कर दिया जाके, अब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे। अब एक्सपेंडिचर्स फॉर द लार्ज प्रोजेक्ट ऑफन अकर इन फेजेस। अब एक बात बताऊं, वो कहते हैं हमेशा जो कि बहुत लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उनको जो है ना मुख्तलिफ फेजेस में बनाया जाता है। मिसाल के तौर पे मैं अब आपको बताता चलूं, अब ना पता चला कि हमने ना मुल्तान से मुजफ्फरगढ़ की जो सड़क है ना वो एक बनानी है, तो वो मिलियंस ट्रिलियंस में एक्सपेंस होगा ना वहां पे। तो इस किस्म के जो रोड्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनको ना 2-3 फेज में मुकम्मल किया जाता है, ऐसे नहीं किया जाता। मैं वैसे सर लैया में ये रहता सड़क तो हूँ। कभी नहीं बन- अच्छा, मैं ना वैसे लैया में रहता हूँ, तो लैया में क्या हुआ कि पिछले ना 1 साल पहले जो है ना यहाँ से लेके ना कुल फासला चौक आजम का और लैया का ना टोटल 28 किलोमीटर है, 32 किलोमीटर है। तो उन्होंने क्या किया बच्चे, उसको ना 4 फेसेस में डिफरेंट कर दिया। उन्होंने ना 8 किलोमीटर का टुकड़ा पिछले साल बनाया था, अभी मैं पिछले माह देख रहा था कि 8 किलोमीटर का टुकड़ा इस साल के बजट में से बनेगा, ठीक है। तो बजट होगा तो काम होगा। अब अभी 2 साल 3 साल और भी लगेंगे, हर साल उन्होंने कहा आपको इतने इतने पैसे देंगे, 4 सालों में वो बनेगी सड़क। तो ये फेज में कन्वर्ट हो गया ना प्रोजेक्ट, हमने एक एग्जांपल के तौर पे लिया, लेकिन वहां से इनकम कितनी होती है, वहां से हमें अफादा कितना होता है, ये तो हमें बाद में या एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा। नो डाउट एक रोड बनाने से बहुत अच्छे फायदे होते हैं, उससे बिजनेस ज्यादा होता है, कम्युनिकेशन ज्यादा होती है और इकोनॉमी बूस्ट होती है, इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है बच्चे। अब आते हैं फॉलो अप की बात। हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी होती है तो उसका फॉलो अप लिया जाता है। फॉलो अप में क्या होता है बच्चे कि आप जो है ना परसू करते हैं उस चीज़ को, मॉनिटर करते हैं कि आया कि जो जो हमने काम लिया था, काम किया था, आया कि हमें उससे कुछ फायदा भी हो रहा है कि नहीं। अच्छा जी, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, क्लास छोड़ के ना भागिएगा, मैं एंड पे भी अटेंडेंस लूंगा, ये वाली मैंने ले लिया। ईच स्टेप इन द प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट, डेफिनेटली जी हर स्टेप इम्पोर्टेंट होता है। अब हम प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या हैं, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। प्रोजेक्ट्स हुज कैश फ्लोज आर अनरिलेटेड टू one another, the acceptance of one does not eliminate the others from further consideration. Mutually exclusive projects that compete with one another so that the acceptance of one eliminates from further consideration all other projects that serve a similar function. अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है जी बताओ। जी आवाज सुन सकते हैं आप? यस सर, यस सर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स का सुना हुआ है कभी आपने, क्या One होता है, और another इंडिपेंडेंट so प्रोजेक्ट्स क्या that होते हैं? the acceptance of for the other
हो सके ज्यादा तो चीजों सर जो दो फर्म एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती। देखो सोचो क्या होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, पढ़ो लिखा हुआ है सामने। that compete जी जो बड़े प्रोजेक्ट में with same one function they another compete with one another the acceptance the left acceptance for one. बड़ा प्रोजेक्ट वर्क कर रही होती है, तो इसको म्यूचुअली अब देखिए बात सुने, मेरी बात सुने, मैं बता देता हूँ आपको। बच्चे हमेशा याद रखें इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स सर ये वो होते हैं। सुने सुने बात सुने बात सुने बात सुने बच्चे, बात ये होती है कि मिसाल के तौर पे वो हमें एग्जांपल देता है कि इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसका कैश फ्लो जो होता है ना वो अनरिलेटेड होता है। मिसाल के तौर पे एक जगह पे हमारे 10 लाख लगेंगे, एक जगह पे हमारे 5 लाख लगेंगे, ये तो ह्यूज गैप है ना जी, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी अगर हम 10 लाख वाला प्रोजेक्ट लगाते हैं तो हमें उससे ज्यादा बेनिफिट होगा और 5 लाख वाला उससे कम होगा। तो वो कहते हैं कि ये कोई मिलते जुलते प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट है, आजाद है, डिफरेंट है, ठीक है। और म्यूचुअली में क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हमेशा याद रखिएगा ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि सिमिलर होते हैं और उससे कैश फ्लोज भी सेम होते हैं और मिलते जुलते होते हैं। अगर हम कोई एक चूज कर लें तो दूसरे को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे एक जगह पे भी 10 लाख का एक्सपेंस है, दूसरी जगह भी 10 लाख है, बेनिफिट दोनों का सेम है, तो इट मींस दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। हम किसी एक को भी चूज कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए हो बात। Yes, sir. तो कहते हैं that compete with one another Sir, so that the yes, sir. acceptance of one eliminates from other consideration। वो कहते हैं एक्सेप्ट करोगे तो दूसरे को आप बेशक रद्द कर दें, कंसिडरेशन ऑल अदर। अनलिमिटेड फंड्स को छोड़े, हमने देख लिया कैपिटल रिटेनिंग, इसको भी अच्छा चलें, इसको वैसे डेफिनेशंस इसकी हम पढ़ लेते हैं क्या कहता है जी। बच्चे आपको कुछ समझ आ रही है आज के लेक्चर की, ये आगे इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। yes sir, जी सर आ भी रही है। जी सर आ रही है समझ, थोड़ी थोड़ी नहीं आ भी रही आ है। रही, मैं पूछूंगा, ये एग्जाम होगा अब आपका, तो मैं फेल नहीं करना चाहता आपको, आप पढ़ें। yes sir, और आपको नहीं सर पढ़ेंगे हाँ पढ़ेंगे। हाँ, अब आपको असाइनमेंट भी करनी होगी, तो असाइनमेंट में पहले बच्चों को दे चुका हूँ, आपकी मिस हो गई थी और आपने मुझे याद भी नहीं दिलाया, लेकिन अब बच्चे बैठ के पढ़ना पड़ेगा एग्जाम ट्री में। अच्छा, द अनलिमिटेड द Yes sir, फाइनेंशियल इंशाल्लाह। सिचुएशन इन विच अ फर्म इज एबल टू एक्सेप्ट ऑल इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स दैट प्रोवाइड एन एक्सेप्टेबल रिटर्न। वो कहता है अगर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं, एक 10 लाख वाला है, एक 5 लाख वाला है, तो कहते हैं ये अनलिमिटेड फंड्स एक फाइनेंशियल सिचुएशन है कि वो किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट है जो कि उसको रिटर्न देते हैं, दोनों से रिटर्न हमें मिलेगा ना, तो वो दोनों एक्सेप्ट कर लेगी। तो इट मींस ही द कंपनी हैज अनलिमिटेड फंड्स। आगे क्या आते हैं, कैपिटल रिटेनिंग की देखते हैं क्या कहता है। द फाइनेंशियल सिचुएशन इन विच अ फर्म हैज ओनली अ फिक्स्ड नंबर ऑफ डॉलर्स अवेलेबल फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड न्यूमरस प्रोजेक्ट्स कंपीट फॉर दीज डॉलर्स। कहता है कैपिटल रेशनिंग क्या है, ये वो कहता है कि कैपिटल रेशनिंग क्या है कि एक कंपनी के पास लिमिटेड फंड्स हैं, ठीक है ना, और जो है ना उसको उसी के अंदर रह के जो है ना मामलात को देखने हैं। एक्सेप्ट रिजेक्ट अप्रोच की बात आती है, ये क्या होती है, ये आपको बच्चे एक्सेप्ट रिजेक्ट अप्रोच आप गौर से सुने, आगे पूरा चैप्टर इसी पे बेस करता है। वो कहता है द इवैल्यूएशन ऑफ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोजल्स टू डिटरमाइन वेदर दे मीट द फर्म्स मिनिमम एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया। अब मिनिमम एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया वो कहता है कि ना हमने, हमारा एक क्राइटेरिया है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि हमने 10 लाख लगाए, हमारा क्राइटेरिया यह है कि इस 6 महीने में ना कम से कम हम जो 10 लाख लगा रहे हैं ना, कम से कम वो मशीन के पैसे 10 लाख हमें 6 माह में वापस मिल चुके हों, ठीक है। दूसरा वो कहता है कि एक प्रोजेक्ट है वो हमें 8 माह में 10 लाख वापस दे रहा है। मिनिमम क्राइटेरिया किसने, प्रोजेक्ट ए ने फुलफिल किया ना। जी सर, प्रोजेक्ट ए ने फुलफिल किया हमारे पास क्योंकि वो 2 6 महीने में प्रोजेक्ट्स हैं, पैसे दे रहे हाँ हमारे ये पास ना 2 सर। प्रोजेक्ट्स हैं, तो हम एक को एक्सेप्ट करेंगे और एक को रिजेक्ट करेंगे, ठीक है ना जी। रैंकिंग अप्रोचेस क्या है, द रैंकिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सम प्री डिटरमाइंड मेजर्स सच एज द रेट ऑफ रिटर्न। वो कहता है कि रेट ऑफ रिटर्न पे बात आती है कि हमें कितने फीसद ज्यादा मिल रहा है। समटाइम ऐसे भी होता है कि ना
पता चलता है कि 6 माह में तो 10 लाख मिल गए हैं, लेकिन 10 माह जब गुजरते हैं तो उस 10 लाख के हम 15 लाख बना लेते हैं, और जहां हमारे पास 10 लाख 8 माह में मिले थे तो उस प्रोजेक्ट में 10 माह के बाद हमें 20 लाख बचत हो चुकी होती है। ठीक है, वो कहता है कि रेट ऑफ रिटर्न को भी मद्देनजर रखेंगे, रैंकिंग ऑफ अप्रोच भी है, रैंकिंग भी दे सकते हैं हम। ठीक है ना, तो पहले अगर 6 महीने वाली कंडीशन है तो रैंक में प्रोजेक्ट ए रैंक पे आता है। अगर वो नहीं है, रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा किस में से मिला, ये एक क्राइटेरिया है, मेंशन है कंपनी की तरफ से, तो प्रोजेक्ट बी जो है ना हम एक्सेप्ट कर लेंगे, रैंक वो प्रोजेक्ट ए फर्स्ट रैंक पे आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, वो कहता है कि बेनेट कंपनी, इसका एक है प्रोजेक्ट ए और एक है प्रोजेक्ट बी। तो ये देखें, प्रोजेक्ट ए में इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 42,000 की, प्रोजेक्ट बी में कितनी है, 45,000 की। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, इनफ्लोज कितने हैं, वापसी जो हमें पैसे मिलेंगे वो ज्यादा हैं, ये वाले हैं। तो यहाँ पे 14,000 हमें मिल रहे हैं, और वहां पे क्या है, पहले ज्यादा मिल रहे हैं और बाद में कम मिल रहे हैं। तो 5 साल के बाद हम टोटल रिटर्न को देखेंगे, और ये भी हम देख सकते हैं कि 42,000 किस साल में पूरे होते हैं। अच्छा एक बात बताएं मुझे, ये 3 साल तक 14,000 को कंप्लीट करें तो कितने पैसे वापस हो गए? 42 सर। अच्छा 28 में 12 को ऐड करें कितना हुआ? ये 28 ये हो जाएगा 40 40 हो जाएगा ना। तो Yes, इसका sir. मतलब है 2.5 इयर्स में यहाँ पे भी 10,000 हमें मिल रहे हैं ना, यस सर। यहाँ 40,000 मिल रहे हैं, और यहाँ 3 साल के बाद हमें 42 मिल रहे हैं, और यहाँ पे हमें 10 ऐड करो तो कितना हुआ 40 में? 50। 50 तो अगर हम ये देखें कि कैश इनफ्लोज पे हम अगर बात करें तो यहाँ पे कितना हुआ, हमें 50,000 मिल रहा है जी। वो तो 3 सालों में हमें 50 रिटर्न हो रहा है। हम प्रोजेक्ट बी की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, यस सर। हमने ये देखा 45,000 लगा के हमें 3 सालों में 50,000 मिल चुका है। वहां पे तो 3 साल के बाद हमें 42 मिला है, वही का वही, तो वो फायदेमंद नहीं है, ये फायदेमंद है। ठीक है, हम 3,000 ज्यादा लगा के प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्ट कर देंगे, ये अगर हमारा क्राइटेरिया है तो। अब बच्चे हम आते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स पे। अब हमने ना कुछ हमें 3-4 किस्म की टेक्निक्स बताई गई हैं। ये टेक्निक आखिर है क्या, किस बेस पे हम डिसीजन ले लेंगे कि हमने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो ये उसने प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी के बारे में बताया हुआ है। ये इसने ना देखें, इसको क्या बोलते हैं, टाइमलाइन बोलते हैं। याद है ना, मैंने टाइमलाइन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी में बताया था, इसको टाइमलाइन बोलते हैं। तो ये जो नीचे अमाउंट लिखी हुई है इट मींस एक्सपेंडिचर, और ये क्या है, इनकम, इनफ्लोज। ये आउटफ्लो है और ये इनफ्लोज है। तो वो कहता है इसकी टाइमलाइन पे भी आप उसको लगा के फिर हम डिसीजन ले सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा बेहतर है। अच्छा बच्चे, सबसे पहला जो टेक्निक है उसको क्या बोलेंगे जी? आवाज सुन सकते हैं आप? यस सर। आपका नाम? नौमान बशीर। नुमान बशीर। यस सर। हाँ, तो बच्चे पहली हमारी टेक्निक क्या है, पे बैक पीरियड की टेक्निक है। पे बैक पीरियड। हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ, द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ फर्म टू रिकवर इट्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट एज कैलकुलेटेड फ्रॉम कैश इनफ्लो। जो पहले दृश्यक आपने बताया है हमें कि इसमें हम क्या देखेंगे कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है ना कितने अरसे में हमें वापस मिलेगी, तो उसको हम नाम देते हैं पे बैक पीरियड का। तो इसमें अगर हमने 2-3 बातें सिलेक्ट की हुई हैं कि हाँ जी हम जो है ना इतने टाइम में हमें वापस मिलना चाहिए पैसा, तो हम अब इसको थोड़ा सा देखते हैं क्या कहता है वो,
Payback periods are commonly used to evaluate proposed investments. The payback period is the amount of time required for firms to recover its initial investment in a project as calculated from cash inflows. वो कहते हैं हम जो है ना पहले एक्सपेंस करेंगे, फिर देखेंगे कि हमें कितने टाइम पीरियड में हमें वो पैसा वापस मिल रहा है। वो हमें कैश इनफ्लोज की सूरत में पैसा वापस मिलेगा। पहला कैश आउटफ्लो हो गया। इन द केस ऑफ एन एन्युटी such as the Bennett Company Project A, the payback period can be found by dividing the initial investment by annual cash inflows. वो कहता है कि हमें जो है ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट को जब हम डिवाइड करेंगे ना एनुअल कैश इनफ्लोज से, एनुअल से मालूम, एनुअल कैश इनफ्लोज से हम जब डिवीजन लेते हैं तो वो हमें सालों का बता देता है कि कितने साल में। अगर 0.25 आया है तो इसका मतलब है 3 माह ना, अगर 0.5 ईयर आ जाता है तो इसका मतलब है आधे साल में पैसे वापस आ गए। फॉर अ मिक्स्ड स्ट्रीम ऑफ अ कैश इनफ्लोज सच एज प्रोजेक्ट बी, द ईयरली कैश इनफ्लोज मस्ट बी अकोमोलेटेड अंटिल द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज रिकवर्ड। वो कहता है कि अगर कोई मिक्स स्ट्रीम हो जहाँ पे एन्युटी ना हो, एक फिक्स्ड अमाउंट ना हमें मिलती हो, मिक्स स्ट्रीम हो, तो हम हर साल के इनफ्लोज को जमा करते जाएंगे और उसको काउंट करते जाएंगे कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो चुकी है या नहीं हुई। Although popular, the payback period is generally viewed as a unsophisticated capital budgeting technique because it does not explicitly consider the time value of money. अब मैं आपको बताता चलूं बच्चे, वो कहता है कि ये जो है ना सोफिस्टिकेटेड कैपिटल बजटिंग टेक्निक नहीं है, इसको इतना ज्यादा अहमियत नहीं दी जा सकती। वजह क्या है? वो कहते हैं आप ये तो देखते हैं कि हमारा पैसा 6 माह में वापस आ जाएगा, जिसका पैसा जल्दी वापस आ गया और उसको आप जनाबे वाला कह दें कि ये बेहतर है जी हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन आप ये देखें जिसने आपने पैसा डाला हुआ है, वो कहते हैं ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट को ना कंसीडर नहीं कर रहा। वो कहते हैं सम टाइम ऐसे भी होता है कि 10 माह के बाद वही इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको पैसा डबल करके देती है, लेकिन वही जो आपने 6 माह में वापस ले लिया तो वो आपको 10 लाख की बजाय 20 लाख नहीं, आपको 15 लाख देती है। वो कहते हैं टाइम की एक अहमियत है ना, तो इसको जो है ना वो थोड़ा सा एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया नहीं दिया जाता। अब हम आते हैं बच्चे नेक्स्ट पे। When the payback period is used to make accept reject decision, decision criteria क्या है? कब हमें accept करना चाहिए और कब लेस वो reject करना चाहिए प्रोजेक्ट? If the payback period is less than the maximum acceptable payback period, accept the project. If the payback period is greater than the maximum acceptable payback period, reject the project. कहता है कि अगर आपको जो है ना पेबैक पीरियड ज्यादा, देखिए ना बात सुने, अगर आपका बॉस है, आपका बॉस आपको बताता है कि हाँ मैं 10 लाख रुपए आपको देता हूँ, मुझे 10 लाख जो है ना 6 माह में वापस मिल जाने चाहिए, ये एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया है। उसने एक एक्सेप्टेबल पीरियड बता दिया है ना कि मेरा एक्सेप्टेबल पीरियड 6 माह है, तो वो 2-3 किस्म के प्रोजेक्ट्स 5-6 देखेंगे। जिस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट किया जो हमें 6 माह के अंदर पैसे रिटर्न कर रहा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट की, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जी बच्चे समझ आया बात? जी सर आ गया। तो अगर इसका ये मतलब है कि अगर वो टाइम को फॉलो नहीं कर रहे, वो तो और बात है, ये सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है या नहीं है सोफिस्टिकेटेड, ये तो एक अलग सी बात है। लेकिन हमने देखना, फिलहाल हमने ये देखना है एक्सेप्ट रिजेक्ट का जो क्राइटेरिया है उसको हम देखेंगे। अच्छा इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्लास, ये फिर आपने पढ़ना है, ऐसे नहीं कि आप उसको छोड़ दें। और आपने ना इस वीक में बैठ के ना मैं जितने भी आपको न्यूमेरिकल्स दूं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के, वो सब के सब ग्रुप्स में बैठ के आपने उसको हल करने हैं और उसको आपने अपलोड करना है असाइनमेंट के तौर पर, ठीक है। 5 नंबरों की असाइनमेंट ये होगी, 5 नंबरों की असाइनमेंट मैं दूंगा इस चैप्टर में से, ये जो हम अब पढ़ रहे हैं, और आपके 10/10 नंबर लगेंगे जो बच्चा असाइनमेंट करेगा। जो नहीं करेगा उसके नहीं मार्क्स नहीं आएंगे, 10 में से वो फिर आपके नंबर कोई नहीं लगाऊंगा मैं, अगर आपने वो असाइनमेंट जमा नहीं करवाई। अच्छा जी, आप अपने माइक्स को थोड़ा सा म्यूट रखें प्लीज, और
रहा हूँ, मैं आगे चलता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। जी बताएं। सर एक्चुअली मुझे क्लास लीव करनी है सर, मैं जा रहा था उधर लाहौर क्योंकि अंकल की डेथ हो गई है सर, माजरत के साथ सर ऑफ चाहिए था। चले जाएं आप, लेक्चर को जी सुन सर लीजिएगा जब ये सर अपलोड हो ये जाएगा। असल में मैं फ्रेश हो रहा था तो मैंने ना रिकॉर्ड कर लिया सारा लेक्चर, तो सर चले, ये इंशाल्लाह मैं ये आपको ना गूगल क्रोम पे भी मिल जाएगा, गूगल क्लासरूम पे आप वहां से इसको हाँ देख जी, सकते हैं। और आप जो है ना इसको बाकी कोई लीव ना करे। और ये अभी हम क्लोज करने वाले हैं वैसे अगले 5-10 मिनट में, क्योंकि नहीं तो फिर ज्यादा हो ठीक जाए है तो सर, समझ नहीं थैंक यू आती सर, बातें। थैंक यू। असल में वालिद साहब के साथ जा रहा हूँ तो सर इस वजह से थैंक यू सर सो मच। अल्लाह हाफिज। आपका नाम क्या है? मुनीब। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अब वो क्या कहता है प्रोज एंड कॉन्स में, क्या कहता है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और नुकसानात क्या हैं, इसको हम देखेंगे। Large firms sometimes use the payback approach to evaluate small projects। वो कहते हैं अगर कोई स्मॉल प्रोजेक्ट हो ना, तब तो जो है ना बड़ी बड़ी कंपनियां हों, वो छोटे छोटे अगर प्रोजेक्ट्स अगर लगा रही हो तब तो समझ में आती है। वो कहते हैं कि एंड स्मॉल फर्म यूज इट टू इवेलुएट मोस्ट प्रोजेक्ट्स। वो कहते हैं अगर कोई छोटी छोटी कंपनियां हों या कोई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हों बड़ी कंपनियों के, तब तो चलें ये यूज करना चाहिए इस टेक्निक को, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। इट्स पॉपुलैरिटी रिजल्ट्स फ्रॉम इट्स कंप्यूटेशनल सिंप्लिसिटी एंड इनिशिएटिव अपील। वो कहता है इसको, एक तो सिंपल है ये, क्योंकि हमें आसानी से पता चल जाता है, क्योंकि कैश आउटफ्लो हमने जो किया उसके ऊपर हम जो है ना नंबर ऑफ कैश इनफ्लोज करेंगे एनुअल, तो हमें पता बता देगा कि कितने सालों में पैसा वापस आ रहा है। बटा का साइन लगाना है और हमें आसानी से पता चल जाएगा। By measuring how quickly the firm recovers its initial investment, the payback period also gives implicit consideration to the timing of cash flows and therefore to the time value of money। कहते हैं कि बस हमें पता चल जाता है कि जो है ना ये कितने सर टाइम में कामरान हमें। बोल रहा है कि मेरा नेट इशू आ रहा है, मैं कनेक्ट नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। चले छोड़े छोड़े, क्लास डिस्टर्ब ना करें आप। अच्छा, बिकॉज इट कैन viewed as a measure of a risk exposure, many firms use the payback period as a decision criterion or as supplement to other decision technique। वो कहता है कि ना ये कंपनीज जो है ना इसको एक्सेप्ट समटाइम इसलिए कर लेती हैं कि इसमें जो है ना रिस्क एक्सपोजर जो है ना वो मेजर हो रहा होता है कि अगर चलो जी हमारे 6 माह में पैसे तो वापस आ ही जाएंगे ना, ठीक है। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो जिसमें 1.5 साल के बाद आपका पैसा वापस आ रहा हो, तो उसमें रिस्क होता है ना कि 1.5 साल पता नहीं किसने देखा, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है कैसी नहीं है। तो वो कहते हैं इस हिसाब से देखा जाए तो रिस्क को आप जो है ना आसानी से इसमें मेजर कर देते हैं, अगर पे बैक पीरियड आप फुलफिल कर रहे हैं छोटे वक्त के लिए। वो कहता है अच्छा, द लॉन्गर द फॉर्म मस्ट वेट टू रिकवर इट्स इन्वेस्टेड फंड। वो कहता है अगर बहुत लंबा हो जाएगा तो उसको लंबे टाइम के लिए फंड्स के लिए वेट करना पड़ेगा। द ग्रेटर द पॉसिबिलिटी ऑफ अ कैलिमिटी। अच्छा, आगे क्या कहता है, द शॉर्टर द पे बैक पीरियड द लोअर द फर्म्स रिस्क एक्सपोजर। वो कहता है कि अगर शॉर्ट पीरियड कम है तो इसका क्या मतलब है, रिस्क भी कम है। आगे चलते हैं। द मेजर वीकनेस ऑफ द पे बैक प्रोजेक्ट इज दैट अप्रोप्रिएट पे बैक पीरियड इज मेरली अ सब्जेक्टिवली डिटरमाइंड नंबर। वो कहता है कि ये भी कोई डिसीजन की बात है कि आपको जस्ट टाइम बता दिया जाता है कि 6 माह में आपके पैसे वापस आ रहे हैं। कहते हैं बात करो तो रेट ऑफ रिटर्न की करो कि हाँ कितने फीसद फायदा होगा इस प्रोजेक्ट से। ये क्या बात है, ये तो नंबर बताता है कि हाँ अच्छा इतने दिनों बाद। इट कैन नॉट बी स्पेसिफाइड इन लाइट ऑफ अ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन गोल। ये पता नहीं चल रहा होता कि ये वेल्थ को मैक्सिमाइज कर रहा है कि नहीं, तो ये एक वीकनेस है इसकी। इट इज नॉट बेस्ड ऑन डिसकंटिन्यूइंग कैश फ्लोज टू डिटरमाइन वेदर दे ऐड टू द फर्म्स वैल्यू। वो कहते हैं इसमें कोई डिस्काउंटिंग का फैक्टर ही नहीं होता, हम कोई रेट नहीं लगा रहे होते, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि डिस्काउंट कितने % पे हमें वापस मिलेंगे पैसे। इंस्टेड द अप्रोप्रिएट पे बैक पीरियड इज सिंपली द मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पीरियड ऑफ अ टाइम ओवर विच मैनेजमेंट डिसाइड्स दैट अ प्रोजेक्ट कैश फ्लोज मस्ट ब्रेक इवन। वो कहते हैं बस ज्यादातर जो है ना क्राइटेरिया ये है कि इसके ब्रेक इवन पॉइंट तक लाना, कि कब तक वो ब्रेक इवन पे लाएगा। ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब जितना कैश आउटफ्लो था उतना इनफ्लो हो गया। द फोकस ऑन द प्रैक्टिस बॉक्स ऑफर्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दीज टाइम लिमिट्स।
इन द एक्चुअल प्रैक्टिस। वो कहता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो तब आपको सही मानों में पता चलता है। एग्जाम्पल 1 कहाँ पे है हमारी, पीछे चली गई है। अच्छा ये थी ना, चलिए हम आगे चलते हैं। बस ये इसको एंड अप कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला ये एंड होने वाली है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे देख लूं, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ, सेकंड वीकनेस इज दैट दिस अप्रोच फेल्स टू टेक फुली इनटू अकाउंट द टाइम फैक्टर इन वैल्यू ऑफ मनी। दिस वीकनेस कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। कहते हैं इसकी भी एग्जांपल हमने दी है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जो है ना ये कंसीडर नहीं कर रही होती, तो ये भी एक वजह है इसको देखने की। तो बच्चे ये 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं, हम एग्जांपल नंबर फर्स्ट को देखते हैं वो क्या कहना चाहता है। जी आवाज सुन सकते हैं आप? Yes, sir. Yes, sir. अब जी बात आती है, सीमा मेहदी इज कंसीडरिंग इन्वेस्टमेंट 20,000 टू ऑब्टेन ए 5% अकबर अहमद इंटरेस्ट इन रेंटल प्रॉपर्टी। वो जो है ना 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर रही है, उसको जो है ना 5% जो है ना वापस मिलेगा इजाफी रिटर्न। हर गुड फ्रेंड एंड रियल एस्टेट एजेंट अकबर अहमद पुट द डील टुगेदर एंड ही conservatively estimate that Seema should receive between 4,000 and 6,000 per year in cash from her 5% interest in property। वो कहते हैं 4,000 से 6,000 के दरमियान उसको ना पैसे मिलेंगे हर साल में। तो ये उनका एस्टिमेट है, अंदाज़ा है। तो the deal is structured in the way that forces all investors to maintain their investment in property for at least 10 years। वो कहता है डील ये हुई है कि ना 5 से 6,000 रुपए तो मिलेंगे, अंदाज़ा है कि 5% है, और वो कहता है कि ये 10 साल के लिए डील करने जा रहे हैं। सीमा एक्सपेक्ट्स टू रिमेन इन द 25% इनकम टैक्स ब्रैकेट फॉर क्वाइट ए व्हाइल। कहते हैं सीमा को ना 25% तो इनकम टैक्स देना होगा जो उसकी आमदनी होगी, टू बी एक्सेप्टेबल। सीमा रिक्वायर्स द इन्वेस्टमेंट टू पे इटसेल्फ बैक इन टर्म ऑफ आफ्टर टैक्स कैश फ्लो इज लेस देन 7 years। वो कहता है कि सीमा को जो है ना 7 साल से कम पीरियड में जो है ना उसको मुकम्मल उसने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है ना $20,000 की, उसको मिल जाएगी। सीमा's calculation for the payback period on this deal begins with calculation of the range of annual after tax cash flows। कहते हैं आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज जो इसका है वो एक तो उसने निकाला कि अगर उसको 4,000 रुपये मिले मिनिमम, तो 1 माइनस 0.25 से उसको मल्टीप्लाई कर रही है, ठीक है। वो कहती है 3,000 बचेंगे टैक्स देने के बाद। दूसरा वो कहता है कि अगर 6,000 रुपये हों तो उसको 4,500 रुपये बचेंगे। मिनिमम 3,000 भी मिले और 4,500 मिले फॉर एग्जांपल उसको पर ईयर के, तो हर साल में उसको 4,500 या 3,000 मिलते रहेंगे। द आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज रेंजेस फ्रॉम 3,000 टू 4,500। वो कहता है कि अगर जो टैक्स होगा ना तो उसमें क्या होगा, वो कहता है टैक्स अगर उस पर लगाया जाए तो इसका मतलब है उसको नेट 3,000 से 4,500 रुपये बचेंगे। Dividing the 20,000 initial investment by each of the estimated after tax cash flows, we get the payback period। वो कहती है कि अगर उसको 3,000 रुपये वापस मिलते रहे तो उसके 6.67 ईयर्स में जो है ना 6 सालों से ऊपर का अरसा लगेगा और उसको उसके 20,000 वापस मिल जाएंगे। और अगर उसको 4,500 रुपये मिलते रहे महीना तो उसको 4.4 ईयर्स लगेंगे, 4.5 साल राउंड अबाउट। बिकॉज सीमा's proposed rental property investment will pay itself back between, वो कहता है कि 4.4 सालों में पैसे और 6.6 सालों में, which is the range below her maximum payback period 7 years, the investment is acceptable। तो वो कहता है कि जो है ना, देखें अब सीमा ने अंदाजा लगाया था कि मुझे कम से कम 7 सालों में पैसे वापस मिलने चाहिए, ठीक है जी। तो ये उनका अंदाजा था कि उनको इतना रिटर्न वापस मिलेगा
अब उसने 2 फिगर उसने इसलिए दिए बच्चे कि वो उसने बताया था कि इतने से इतने के दरमियान आपको मिलेंगे। उसने दोनों जगहों पे जो है ना अपना पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर लिया। सवाल में उसने बताया था 10 सालों में जनाबे वाला 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है, लेकिन उसने जहन लड़ाया, उसने कहा हाँ 7 साल तक मुझे अगर ये पैसे वापस मिल जाए ना मुकम्मल, तब तो चले मैं इन्वेस्टमेंट में डाल दूं। तो पता चला कि अगर उसको 4000 ईयरली मिलते रहे या 6000 भी ईयरली मिलते रहे, तो 7 साल से दोनों का कम ही पीरियड है। ये तो 5-4.5 साल में मिल रहे हैं, ऊपर 6.5 साल के लगभग हमें पैसे वापस मिल रहे हैं। तो क्या कहती है कि अगर वो डिसीजन लेती है तो वो ले लेगी, क्योंकि उसको जो है ना दोनों सिचुएशंस में बेनिफिट ही हो रहा है। और उसका क्राइटेरिया क्या था? 7 साल। एक ने 4.5 बताया और एक ने 7 साल, दोनों उसके लिए एक्सेप्टेबल है। सेकंड वीक। अच्छा, अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट वाली इलिस्ट्रेशन को थोड़ा सा पढ़ के ना इस पे एंड कर रहे हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। जी आवाज सुन सकते हैं आप बच्चे? यस यस सर। सर, यस सर। बस नेक्स्ट एग्जांपल देख लेना वो क्या कहता है, ठीक है ना? तो पहले वाली यस सर। समझ में आई है एग्जांपल जो हमने पढ़ी है? बताएं उसमें कोई इशू हो तो क्वेश्चन कोई पे। इशू नहीं। ठीक है, सलमान सलमान हो ना? यस सर। चलें, सर किसी अभी और को कोई कोई इशू इशू नहीं है, है अभी तो बाद में मैं। बैठ के पढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा। हाँ क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। DRMAN Enterprises, a small medical appliances manufacturing, is considering 2 mutually exclusive projects. अब वो कहता है 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं, एक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है और एक सिल्वर में। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब सिमिलर होंगे। द फर्म यूजेस ओनली द पे बैक पीरियड टू चूज। वो कहता है फर्म के पास ना अभी अभी हम पढ़ा ही हमने एक ही पीरियड है पे बैक पीरियड, इसके अलावा भी टेक्निक्स होती हैं, ठीक है ना? वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी वो क्या कहता है कि आपने ना 2 आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं, सिमिलर होंगे। द फर्म यूजेस ओनली पेबैक पीरियड को अपनाती है वो। द कैश फ्लो एंड पेबैक पीरियड फॉर ईच प्रोजेक्ट आर गिवन इन टेबल 10.2 दिए गए हैं। बोथ प्रोजेक्ट्स हैव 3 ईयर पेबैक पीरियड्स। दोनों का क्या है? 3 साल में पैसा वापस मिल रहा है। विच वुड सजेस्ट दैट दे आर इक्वली डिजायरेबल। वो कहते हैं इसका मतलब है कि दोनों जो है ना सेम कंडीशंस अप्लाई हो रही है, दोनों ही ठीक है। But comparison of the pattern of cash inflows over the first 3 years shows that more of the $50,000 initial investment in project silver is recovered sooner than is recovered for project gold. वो कहता है जो सिल्वर है ना उसकी पैसे कुछ थोड़े से जल्दी मिल रहे हैं हमें। देखते हैं आगे क्या बनता है। In year 1 to 40,000 of 50,000 invested in project silver is recovered, whereas only 5,000 of the 50,000 investment in project gold is recovered. वो कहता है एक जगह हमें 40,000 रिकवर हो चुके हैं और दूसरी जगह हमें 5,000 रिकवर हुए हैं। इन्वेस्टमेंट given the time value of money, project silver would clearly be preferred. प्रोजेक्ट सिल्वर वुड क्लियरली पीरियड। वो कहते हैं सिल्वर का जो प्रोजेक्ट है ना वो एक्सेप्टेबल ज्यादा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से, in spite of the fact that both have identical 3-year payback period. अब बच्चे बात सुने। यस सर। Are you online? यस सर। सर यस सर। हाँ तो बच्चे यस यहाँ पे सर। देखें, अब उसने जो है ना एक प्रोजेक्ट गोल्ड दे दिया और एक प्रोजेक्ट सिल्वर दे दिया। वो कहता है यस सर। अगर इसका पे बैक पीरियड की बात करें तो देखेंगे कौन सा हमें किस में ज्यादा मिल रहे हैं। ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि यस सर। देखें जो गोल्ड वाला है ना प्रोजेक्ट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 50,000, उसमें भी दोनों में। कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो सिमिलर होते हैं ना। अब बिल्कुल सर। कैश इनफ्लोज कितने हैं? जहां हमने 50,000 इन्वेस्ट किया था दोनों में, तो पहले साल में एक जगह कितने वापस हुए गोल्ड में से? 5,000, दूसरे साल में 5,000, तीसरे साल में 40,000। हमें 3 सालों में वापस मिल गए पैसे, 50,000 मुकम्मल हो गए ना। तो इसका यस पे सर। बैक पीरियड कितना हुआ? 3 साल हुआ। अब हम सेकंड यस। प्रोजेक्ट पे आ जाएंगे। तो बच्चे इसका क्या है? 40,000, 2,000 एंड 8,000। देखें पहला 40,000, 2,042 और 8,000 थर्ड में हुआ। यस सर। तो
अब बच्चे हमने ये देखा कि दोनों प्रोजेक्ट्स का पेबैक पीरियड कितना है? 3 years. 3 years। वो कहता है लेकिन जो है ना, फिर हम यहाँ पे ना ये भी अंदाजा लगाएंगे कि फाइनेंस में तो टाइम की वैल्यू होती है बिल्कुल सर। मनी की। वो कहता है ये पहले साल में जो 40,000 हमें रिटर्न दे रहा है, तो क्यों ना हम पहले साल में ही हम पैसे कैश करवा रहे हैं 40,000, और उसमें कितना है 5,000 कैश हो रहा है हमारे पास। वो कहते हैं रिस्क तो इसमें कम है ना, कि पहले साल में हमें 40,000 वापस मिल जाएगा। जी ये तो जबरदस्त हो गया। तो हम किसकी तरफ जाएंगे? सिल्वर में जाके इन्वेस्ट करेंगे। तो कहते हैं बेशक 3 साल पीरियड तो है दोनों का, पे बैक फुली वापस दे रहे हैं, लेकिन इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जब देखें कि पैसे की हर वक्त पे अपनी कीमत है, कदर है, तो इट मींस दैट द प्रोजेक्ट सिल्वर इज बेटर देन द प्रोजेक्ट गोल्ड। वुड कॉज सर प्रोजेक्ट 90%। सिल्वर टू बी प्रेफर्ड ओवर अ प्रोजेक्ट गोल्ड। वो कहता है गोल्ड के ऊपर अब प्रेफरेंस आ गई है। यस सर, 90% पहले साल में वैसे सर हम कोई वो करेंगे तो। हाँ, वो अब एक थर्ड वीकनेस बता रहा है कि एक थर्ड वीकनेस ये है कि जो इसके बाद के कैश फ्लोज होते हैं ना, हमें उसको इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बाद के कैश फ्लोज जो है ना, वो तो 10,000 देखिए दोनों के 10,000 है ना चौथे पांचवें साल में। यस सर। अगर मिसाल के तौर पे यस सर। अगर मिसाल के तौर पे प्रोजेक्ट गोल्ड में जो है ना, चौथे साल में जो है ना 15,000 होते और पांचवें में भी 15 होते और उसमें 10 होते, तो फिर हम ये देखें ये नीचे वाली कंडीशन यहाँ पे जब मैं कर्सर लाता हूँ, वो कहता है थर्ड वीकनेस ऑफ पेबैक कैश फ्लोज दैट अकर आफ्टर द पेबैक पीरियड। अगर पेबैक पीरियड को ही कंसीडर करना है, तो अगर यहाँ पे कैश उसके बाद वाले जो पेबैक पीरियड के बाद वाले जो कैश फ्लोज हैं, अगर वो गोल्ड में ज्यादा होते हैं, अगर वो 15,000 होते, तो कहते हैं इसको तो ये कंसीडर ही नहीं कर रहा, इसलिए कहते हैं कि ये एक पेबैक पीरियड का एक जो है ना ड्रॉबैक है कि बाद वाले। यहाँ पे तो उसने नहीं बताया, लेकिन अगली एग्जांपल में वो यही हमें बताएगा। तो बच्चे आज हमारा टॉपिक था कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में हम जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, ABCD हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमने डिसीजन मेड करना होता है बच्चे कि कौन सा प्रोजेक्ट हम लें। तो जब कौन सा प्रोजेक्ट हमने लेना है, तो उससे पहले हमने कुछ टेक्निक्स यूज करनी है। उस टेक्निक्स वो हमें बताती हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर रहेगा। अब आप किसी IT की ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हो और कहीं आप प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उसका अगर आपको बताया जाए उसका कैश इनफ्लो कितना होगा, तो आप कैश इनफ्लोज की बेस पे अंदाजा लगा सकते हैं ना कि कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है। बताएं। यस सर। हाँ, गुड। तो अब हम जो है ना इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ गई है कि पेबैक पीरियड क्या होता है। ये इसकी एक टेक्निक थी। इसकी जो नेक्स्ट टेक्निक होगी वो होगी NPV, जिसको हम नेट प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। एक और टेक्निक होगी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, के रिटर्न हमें कितना मिला। इसके अलावा उसके बाद भी कुछ टेक्निक्स होंगी, उसको भी हम मद्देनजर रखेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो है ना नेक्स्ट हम बाद में देखेंगे। ये इस बुक का चैप्टर नंबर 10 था, जो कि हमने देखा कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। डीपली अंडरस्टैंड करना है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी नहीं छोड़ना हमने, वो हम पढ़ चुके हैं पहले। उसमें से आपने न्यूमेरिकल्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लास्ट टाइम सॉरी मैं आपको दे नहीं सका, और उसके न्यूमेरिकल्स जो मैं आपको दूं और कैपिटल बजटिंग के चले हम बाद में लेते हैं। तो फिलहाल आपने असाइनमेंट करनी है और इसको पढ़ के बैठना है कि मैं अगले क्लास में क्विज भी लूंगा आपसे। चलें जी, बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। ओके कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप मुझसे। में याद रखिएगा सर।